कमलापुर गांव में कमला भूतनी का आतंक छाया था। वो जब भी किसी नई दुल्हन को देखती तो उस पर सवार हो जाती थी और बाद में उसके पूरे परिवार को एक एक करके मारकर खा जाती थी। उसकी डरावनी कहानियां पूरे गांव में बच्चा बच्चा जानता था। अब आगे। काली अंधेरी रात में एक जंगल के रास्ते से 4 गाड़ियां जा रही होती हैं, जिसमें से एक दुल्हा दुल्हन की सजी हुई कार भी होती है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक रोली को बहुत तेज प्यास लगने लगती है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। क्या हुआ? क्या कुछ कहा तुमने? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, घर बस 1 घंटे की दूरी पर है। घर चलकर पानी पी लेना, और वैसे भी इस जंगल में कहां पानी मिलेगा। ठीक है। रोली को कार की खिड़की से जंगल के रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। वो राकेश से कार रुकवाकर पानी लाने को कहती है। राकेश अब कार रुकवाकर कुएं से पानी लाने जाता है, लेकिन रोली से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और वो भी उसके पीछे जाती है। अरे तुम कार से नीचे क्यों उतरी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह सेफ नहीं है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। अरे तो मैं पानी ला ही रहा था। जाओ तुम कार में जाकर बैठो। तभी अचानक रोली बहुत तेजी से आगे कुएं की तरफ झुकती है, जैसे पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया हो, और उसके हाथ में बंधा शादी का चाकू और कंगन खुलकर कुएं में गिर जाता है। लेकिन रोली को इसका पता नहीं चल पाता। रोली को संभालते हुए राकेश चिल्लाता है, अरे रोली संभालो! मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा। जाओ जाकर कार में बैठो। अब रोली कार में डरे सहमे बैठी होती है और कुएं के पास के सीन को याद कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में सारी गाड़ियां घर पहुंच जाती हैं। सुनीता रोली को बड़े प्यार से कार से उतारकर घर में प्रवेश कराती है। तभी उसकी पड़ोसी पीछे से बोलती है, हाय हाय, बहू के हाथों में तो शादी का कंगन और चाकू नहीं है, जो बहुओं को बुरी नजर से बचाता है। बहू, कंगन और चाकू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, जब घर से चली थी तब तो हाथ में ही बंधा था। रोली सुनीता को कुएं वाली बात बताने वाली होती है। तब तक राकेश बात बदलते हुए उसे चुप करा देता है। उसके बाद सुनीता नए जोड़े को उनके कमरे में छोड़ आती है। अब रात के अंधेरे में मुकेश पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन तभी एकदम हवा से खिड़कियां आपस में टकराने लगती हैं। वो जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तेज हवा और बिजली के कड़कने से खिड़की के पर्दे तेजी से इधर उधर हो रहे थे। वहां का माहौल बहुत डरावना हो गया था। कौन है? कौन है? सामने आओ! अचानक मुकेश का पैर कोई खींचते हुए उसे घर के बाहर घसीटने लगा। मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां श्यामलाल और सुनीता आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्लाए? माँ, माँ, यहाँ कोई भूत है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई नहीं है मुकेश, जाओ जाकर सो जाओ। कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। नहीं, वो मुझे मार देगी। श्यामलाल मुकेश को समझाकर सोने चला गया। अब सुनीता मुकेश से कहती है, चल तू मेरे साथ, मेरे कमरे में चलकर सो। उन दोनों के जाते ही घर का दरवाजा खुलता है और कमला भूतनी, जो कि शादी के जोड़े में है, घर के अंदर आकर घर को देखते हुए भयानक हंसी में हंसने लगती है और डरावने तरीके से धीरे धीरे चलती हुई राकेश के कमरे में जाती है। उसके पायलों की आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है और वो रोली की जगह जाकर लेट जाती है। अब दूसरे दिन घर में खुशी का माहौल है और सुनीता पंडित जी को बुलाती है, जो कि गेट पर खड़े होते हैं। अरे पंडित जी, यहाँ आइए, बहुत देर कर दी आपने। अरे सुनीता बहन, क्या करें, शादियों का सीजन है, इसीलिए बहुत भागा दौड़ी हो रही है।
हाँ वो तो है। पंडित जी चलिए पूजा शुरू करवाइए। हाँ हाँ, नई बहू को बुलाइए। पूजा उसके हाथ से ही होगी और मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। सुनीता अब रोली को लेकर आती है, लेकिन रोली बहुत ही अजीब तरीके से चलकर आती है और पूजा में बैठने से मना कर रही होती है। क्या हुआ बहू? जल्दी चलो, पूजा का समय निकल रहा है। माँ, मैं पूजा नहीं करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे ये जरूरी पूजा है बहू, और हमारे घर का रिवाज है कि नई बहू के हाथ से ही ये पूजा करवाई जाती है। सुनीता की बात सुनकर रोली को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और तभी वो घूंघट के अंदर से फूंक मारती है और अचानक तेज आंधी के साथ काली घटा छा जाती है और मंदिर के पास रखा सारा सामान गिरने लगता है और हवा में उड़ जाता है। घर के सारे लोग इधर उधर दीवार का सहारा ढूंढने लगते हैं। ये देखते ही पंडित चिल्लाने लगता है, अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये कोई साधारण आंधी नहीं है, काली शक्तियों की माया से उत्पन्न की गई आंधी है। जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब पंडित की नजर रोली पर पड़ी, जो कि एक जगह बिना हिले डुले खड़ी सब देख रही थी, और बाकी पूरे घर के लोग इधर उधर परेशान आंधी से बचने की कोशिश कर रहे थे। पंडित तुरंत अपने झोले से गंगा जल निकालकर हवा में चारों तरफ छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण करता है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है, लेकिन रोली पंडित को घूरने लगती है। तभी सुनीता उसे कमरे में जाने के लिए कहती है, पंडित जी, आप किस अनिष्ट की बात कर रहे थे? कुछ नहीं श्यामलाल, तुम्हारे घर को शुद्ध करना होगा। इस पर काली शक्तियों की नजर पड़ चुकी है और मैं अगले 5 दिन बाद आकर यहाँ पर एक हवन करूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। अब रोली घर में रोज कोई ना कोई अजीब हरकतें करने लगती है और एक दिन दोपहर में सुनीता रोली को देखकर चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर घर के सारे लोग वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? इसको देखो, ये पागल हो गई है क्या? ये क्या खा रही है? सभी लोग जब रोली को देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता। रोली खाने की टेबल पर बैठी खुले बालों में नॉनवेज खा रही होती है, वो भी बहुत अजीब और भयानक तरीके से नोच नोच कर, जैसे कोई जानवर खाता है। राकेश उसके पास जाकर नॉनवेज को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर रोली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। सब लोग रोली का हाथ पकड़कर उससे राकेश को छुड़ाने लगते हैं। भाभी, छोड़ो भैया को, छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू कमला भूतनी का खाना उससे छीनेगा? मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कमला भूतनी? कौन कमला भूतनी? अरे आप जाकर पंडित जी को फोन करके बुलाओ, वरना ये हम सबको मार देगी। बुढ़िया, तुझ पर बहुत चर्बी चढ़ी है। तू मेरे सारे काम बिगाड़ती है। मैं सबसे पहले तुझे ही खा लेती हूँ। कमला भूतनी अब सबको हवा में उछालकर इधर उधर फेंक देती है और सुनीता को गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसकी टांग को खाने लगती है। पूरे फर्श पर खून बहने लगता है। अरे वाह बुढ़िया, तेरी जुबान भले ही कड़वी है, लेकिन तेरा मांस बहुत स्वादिष्ट है। राकेश कमला भूतनी को इस तरह से जब अपनी माँ का पैर खाते हुए देखता है तो गुस्से से बौखला जाता है और लोहे की सरिया लाकर उससे भूतनी के ऊपर हमला बोल देता है। तब तक पंडित जी भी आ जाते हैं। वो मुकेश को कमला भूतनी को पकड़ने के लिए कहते हैं और श्यामलाल के साथ मिलकर हवन की तैयारी कर लेते हैं। सुनो, तुम दोनों कमला भूतनी को पकड़कर यहाँ इस गोल घेरे में बैठे रहना और इसे यहाँ से उठने मत देना। पंडित,
आज इन सब के साथ तू भी मरेगा और आज मैं तुझे खाकर तेरा भूत पकड़ने का शौक भी खत्म कर दूंगी। अब राकेश और मुकेश मिलकर कमला भूतनी को उस घेरे में बैठा देते हैं और उसे जोर से पकड़े रहते हैं। पंडित अब जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और कमला भूतनी बुरी और भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है। साथ ही वो अपनी जादुई शक्तियों से पूरे घर का सामान हवा में इधर उधर फेंकने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक कमला भूतनी शांत हो जाती है और उसका रूप बदलकर वापस वो रोली बन जाती है। लेकिन तभी रोली के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और पंडित ने उसको एक कपड़े में लपेटकर उस हवन की आग में स्वाहा कर दिया। राकेश, आज से ये कमला भूतनी किसी को नहीं सताएगी क्योंकि मैंने इसकी आत्मा को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है। अब राकेश और मुकेश पीछे मुड़कर सुनीता के पास जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि सुनीता की गर्दन और एक पैर को कमला भूतनी ने खा लिया होता है और उसकी लाश खून से सनी पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद रोली को होश आ जाता है। वो जब सुनीता की लाश देखती है तो बिलख बिलख कर रोने लगती है और पूरे परिवार में शोक छा जाता है। यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे।
तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है, वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूँ, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूँ। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू।
तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था, यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे? रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीदा है, जाने क्यों लग रहा है हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। सच में जगह बहुत अच्छी है। उस विला को देखते ही लगता है जैसे उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। रजनी, क्यों ना हम अमृता विला को तोड़ने से पहले कुछ दिन वहीं रहें? उसका न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीं से करते हैं। क्या कहती हो? ख्याल तो बुरा नहीं है जनाब का। बताओ कब शिफ्ट करना है? अभी चलते हैं। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू करते हैं। वो लैपटॉप मत भूलना। और तुम लेआउट इंस्ट्रूमेंट लाना मत भूलना। श्योर। लगता है हमारी शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गया है। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा बहुत छोटा सा है और ये मौसम मेरी वजह से बदला है। मैं रोमांस की क्वीन जो हूँ। नो फाइट विद बीवी, तुम जीती। एक्सक्यूज मी। यस, तुम लोग कौन हो और ये गेट क्यों खोल रहे हो? लेकिन आप कौन? मेरा नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो मेरा ही है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, हमने ये जगह खरीद ली है। नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब? इस विला पर भूत का साया है। क्या बकवास है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। देखिए मिस्टर, रात ज्यादा हो गई है, आप अपने घर जाइए। बाय। चलो निखिल। जिसकी मौत आती है वो इसी बंगलों में चला आता है। मूड ही खराब कर दिया बदतमीज ने। आई थिंक इस बंगलों को ये आदमी लेना चाहता होगा, लेकिन इसकी डील नहीं हो पाई होगी। इसीलिए ये आदमी हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि हमारे मन में इस जगह को लेकर गलत बात बैठ जाए और छोटी से छोटी मिस्टेक्स को इसके साथ जोड़ दे और फाइनली इसे बेचकर यहाँ से निकल जाए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। एनीवेज, अब सोते हैं। कल बहुत ज्यादा काम है, बहुत काम है कल का। निखिल, निखिल,
उठो, देखो क्या हो गया, उठो, क्या हो गया यार? आंखें खोलो और देखो। ये किसने किया? खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। निखिल, कहीं भूत ने तो ये सब नहीं किया? अब तुम भी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? उसी ने जो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। चलो मेरे साथ। नहीं निखिल, अभी नहीं, इतनी रात में। इतनी रात में ही जाना सही होगा रजनी। अगर अभी हम चुप बैठ गए तो वो कल भी यही करेगा और करता रहेगा। चलो। तुम दोनों यहाँ देखिए मिस्टर देव, अगर आपको लगता है कि आप हमें ऐसे डराकर भूतों की कहानी सुनाकर हमसे ये प्रॉपर्टी हथिया लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव, इससे दूर रहिए, अदरवाइज मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई डोंट नो तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, और प्लीज तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बंगलों में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उससे अब तुम्हें खुद ही डील करना है। आई टोल्ड यू, वहां पे भूत है। विश्वास नहीं होता तो जाओ वहां एक कील ही ठोक कर देख लो। गुड नाइट। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम? सच्चाई जाननी है मुझे। निखिल, तुम ठीक तो हो? निखिल! चले जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने मेरे घर को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या था ये सब? मतलब मिस्टर देव ठीक बोल रहे थे, यहाँ भूत का साया है। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो करेंगे क्या रजनी? करेंगे क्या? हमारा जो कुछ भी था वो सब हम इस प्रॉपर्टी पर लगा चुके हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम भूत से लड़ोगे? निखिल, समझने की कोशिश करो। जिंदा रहे तो फिर से कुछ शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मारे जाएंगे तो? नहीं मारे जाएंगे। अगर उस आत्मा को हमें मारना ही होता तो वो हमें अभी तक मार डालती, हमें यहाँ से जाने का मौका नहीं देती। मतलब ये कि ये आत्मा बुरी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मेरे इस घर को हाथ मत लगाना। मतलब उसका इस घर से रिश्ता है और उसके साथ जरूर कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो भूत बनकर इस घर की रक्षा कर रही है। निखिल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नहीं रजनी, नहीं। बिलीव मी, इस आत्मा के घर में ही इस आत्मा का राज है। हमें एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बिलीव मी, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो, साथ दोगी? ओके, ढूंढते हैं। आप क्या करें? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? और इतनी रात को मुझे ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मैंने आपको बंगलो बेचा है। अगर आप मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज स्टे अवे। नहीं रमेश जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये लेडी कौन है। अमृता है नाम इसका, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी अमृता इसी घर में है? अमृता जिंदा है? मैं अभी आता हूँ, उसे रोक कर रखिएगा।
कहाँ है अमृता? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अमृता! अमृता, मेरी बात सुनो। मुझे मार क्यों रही है तुम? अमृता, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, प्रेम दीवानी थी, और अब ये सब? क्योंकि अब तक तुमने इस प्रेम दीवानी का प्यार देखा था, अब तुम अपने धोखे का गुस्सा भी देखोगे। धोखा? नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी कहीं। मैं तो आज भी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने शादी ही नहीं की अमृता। सच? तुम्हारी कसम अमृता। इतना ही प्यार था मुझसे तो बताओ, हमारे प्यार की निशानी इस घर को छोड़कर क्यों चले गए तुम? और इसे बेचा क्यों? बेचा इसलिए क्योंकि तुम्हारे ना मिलने से मैं गुस्से से भर गया था। मुझे तुम धोखेबाज लग रही थी, और ये घर इसीलिए छोड़कर पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की भी मौत हो गई थी। उनको तो मरना ही था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। क्या मतलब? मैं भागी नहीं थी रमेश, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारकर इस दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस घर में कैद हो गई। मगर मैंने अपने प्यार की निशानी इस घर को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया। लेकिन क्या अमृता? अब मैं थक गई हूँ। इस दीवार में मेरा कंकाल है। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दो रमेश। अब मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं अमृता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलूंगी। रमेश जी, आप चाहे तो ये घर वापस ले सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर लेंगे। थैंक्स, ये काम कल ही कर लेते हैं।